Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammed Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bhagalpur. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं और इन फ्यूचर लॉ को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि लॉ कर लूंगा तो लॉ के बाद मेरे लिए इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब आपका सवाल ये है कि लॉ का पाकिस्तान में स्कोप क्या है। ये बहुत ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और बहुत ही कम वीडियोस इस पर मौजूद है। तो काफ़ी अर्से से मैंने इस पर एक छोटी सी रिसर्च की है और वो रिसर्च आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आप एज एन एडवोकेट काम कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस ही आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास लॉ की फील्ड में मौजूद है। और मेरी ये बात याद रखिएगा, ये इस रिसर्च को करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लॉ की फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप लॉ स्टूडेंट के तौर पर इसको देखें, चाहे आप एज एन एडवोकेट देखें। नो डाउट जब आप लॉ कर रहे होते हैं तब भी आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है ना, आप जब यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट हैं, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी डिग्री के दौरान ही जो है ना आप अपने आप में तब्दीली महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप एक अच्छे प्रोफेशन में आए हैं। तो आज उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपके जहन में सवाल आ रहा है कि क्या लॉ करने के बाद सिर्फ एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट में काम कर सकता हूँ, क्या सिर्फ सिविल जजेस के एग्जाम्स के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बेशुमार ऑप्शन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप हमारे साथ इन टच आना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे हमारी टीम आप तमाम लोगों के सवालात के जवाब दे रही होती है। आप लाइव हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। तो बेसिकली टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो स्कोप ऑफ लॉ है। अगर आप LLB 5 years करते हैं, आप LLB शरिया लॉ करते हैं और या आप LLB एक्सटर्नल लॉ करके पाकिस्तान में आते हैं और अपना पाकिस्तान में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, और मेरे हिसाब से फील्ड में सीखने के लिए जरूरी भी है कि आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जाते हैं। आप लोअर कोर्ट्स का रुख करते हैं, किसी भी अच्छे सीनियर वकील के साथ उनके चैम्बर में आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऑन योर ऑन भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल वर्क सीखने के लिए जरूरी है कि जो प्रैक्टिस में लोग मौजूद हैं उनका सहारा लिया जाए, उनके एक्सपीरियंस से फायदा हासिल किया जाए। आप तकरीबन 1 से 2 साल उनके साथ अटैच रहते हैं काम सीखने के लिए। अब आप जब लोअर कोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास वहां पर बेशुमार किस्म की केसेस अवेलेबल होते हैं। सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं और फैमिली केसेस होते हैं, जहां पर जिस डोमेन में मेनली प्रैक्टिस की जा रही है। तो जब आप नए वकील जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 3 फील्ड्स में काम हो रहा है, जो काम आपके सामने आएगा, जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे, आपने इन तमाम केसेस से सीखना है। उसके बाद जब आप 2 साल की प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, आपको लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस दिया जाता है। अब जैसे ही आपके हाथ में हाई कोर्ट का लाइसेंस आता है, आप एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल होते हैं। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट या फिर आपका जो भी प्रोविंस है उसका हाई कोर्ट सीट्स जो है ना अनाउंस करता है सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ठीक है, BS 17 की जो है ना ये जॉब्स होती हैं, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आप इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां पर एज एन एडवोकेट आपके पास 3 चांस होते हैं कि आप 35 साल की उम्र से कम या 35 साल की उम्र तक हैं तो 3 बार आप जुडिशियल एग्जाम अपनी लाइफ में सिविल जज का दे सकते हैं। सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्जाम लाइफ में आप 3 बार दे सकते हैं। आप 35 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सिविल जज फॉर एन एग्जांपल पहली अटेम्प्ट देते हैं, आप सिविल जज क्लियर नहीं कर पाते और उसके बाद ADPP की जॉब्स आ जाती हैं। अब ADPP क्या है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं। स्टेट को जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी BS 17 की जॉब होती है, इसका भी एक रिटन जो है ना एग्जाम होता है, लेकिन इसका जो सिलेबस होता है वो कदरे आसान होता है सिविल जज से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी आपके पास 3 चांसेस अवेलेबल होते हैं और इसकी एज जो है ना सेम उसका सिविल जज की तरह का क्राइटेरिया होता है। लेकिन आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल 3 चांसेस सिविल जज के भी देते हैं, आप ADPP को भी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप जो है ना इन 6 एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के बाद किसी एक में कामयाब नहीं हो पाते, आपकी एज 35 साल हो गई है, तो क्या स्टूडेंट यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या आपका करियर खत्म हो गया, आपके पास इसके बाद कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप जितने ज्यादा सीनियर होते जाएंगे, आप जितना ज्यादा इस फील्ड में वक्त गुजारते जाएंगे, उतनी ज्यादा जो अच्छी पोस्ट है वो आपके लिए ये फील्ड ऑफर करती रहेगी। जैसे आपकी 35 ईयर्स की एज कंप्लीट होगी और आपकी 10 साल की लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास एक और एग्जाम देने का मौका आ जाएगा और वो लाहौर हाई कोर्ट जब अनाउंस करेगा एडिशनल सेशन जज के एग्जामिनेशन। अब एडिशनल सेशन जज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और एक ये
बड़ा जज काउंट किया जाता है। BS 18 की इसकी जॉब्स होती हैं, आप BS 18 पे अपॉइंट होते हैं, देन जो है ना आप तरक्की करते करते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपॉइंट होते हैं, उसके बाद जस्टिस तक जा सकते हैं। जो सिविल जज होता है वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन के रिटायर हो जाता है, लेकिन जो बेसिकली एडिशनल सेशन जज अपॉइंट होते हैं, मतलब 35 साल की एज मुकम्मल करने के बाद, 10 साल की प्रैक्टिस मुकम्मल करने के बाद अपॉइंट होते हैं, वो बेसिकली जस्टिस के ओहदे तक पहुंच के जो है ना रिटायर होते हैं। और हाई कोर्ट का जज 62 साल की एज में रिटायर हो जाता है। तो एडिशनल सेशन जज के एग्जाम देने के लिए भी आपके पास 3 चांसेस होते हैं। 35 से लेके 45 साल की एज के दरमियान जितने भी एडिशनल सेशन जज के एग्जाम आएंगे, उनमें से 3 चांसेस आपके पास हैं कि आप इनको अवेल कर सकते हैं। और साथ साथ ADPP की तरह DDPP, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब भी आपके लिए अवेलेबल होगी, जिनका क्राइटेरिया होगा कि आपकी उम्र कम से कम 30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल, और ये भी BS 18 की होगी। इसका सिलेबस कदरे आसान होगा एडिशनल सेशन जज से। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि 35 से 45 तक मैं पहुंचता हूं और ये 6 चांस भी मैं जो है ना क्लियर नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूं? क्या मेरा करियर खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अब हाई कोर्ट की ऑप्शन आएगी, आप एज अ हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब ये बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं, इनका कोई एग्जाम नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी रिप्यूट कैसी है, और आपको लोग किस तरह से जानते हैं, आप अच्छे वकील, बड़े वकील हैं, तो इसकी बेसिकली अपॉइंटमेंट होती है। आपको एज अ एडिशनल सेशन जज 1 साल के लिए एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और अगर आप अच्छे जज हैं, मतलब उसमें से कुछ लोग ही जो है ना शॉर्टलिस्ट होते हैं, तमाम लोग नहीं, जो मतलब जाना चाहें वो तमाम लोग नहीं हो सकते। फाइल सबमिट करते हैं आप लोग, और वो देखा जाता है कि किस वकील की प्रैक्टिस अच्छी है, कौन सा एक अच्छा वकील है, उनको कंसीडर किया जाता है। तो आप फॉर एन एग्जांपल कहते हैं कि आप हाई कोर्ट के जज भी नहीं बन सके, आपकी एज जो है वो 45 से 60 ईयर्स तक आप एलिजिबल होते हैं, आप नहीं बन सके। इसी दौरानिया में अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को एज अ लीगल एडवाइजर रिप्रेजेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बता दूं कि पाकिस्तान में जितने भी सरकारी, जितने भी बड़े प्राइवेट इदारे हैं, उन तमाम लोगों को एक वकील की ज़रूरत या फिर एक टीम ऑफ लॉयर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अब कैसे? लाइक अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप देख लें, NAB है, NAB के वकील होंगे, चाहे वो एंटी करप्शन है, उनके वकील होंगे, चाहे वो पाकिस्तान नेवी है, उसमें भी BS 17 की जॉब्स आती हैं, पाकिस्तान आर्मी में भी इसकी जॉब्स आती हैं, वापडा के अलग से वकील होते हैं। इसी तरह कुछ बड़े जो बैंकिंग सेक्टर में चले जाए तो बैंक के लीगल एडवाइजर्स होते हैं, ये इनको लीगल एडवाइस भी दे रहे होते हैं, लाइक टैक्स से किस तरह से बचना है या टैक्स किस तरह से फाइल करना है। इसी तरह से अगर इनके खिलाफ कोई जो है ना लीगल प्रोसीडिंग होती है, तो उसमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी वकीलों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर हम चले जाएं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ, चाहे वो बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, उन तमाम लोगों को वकीलों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो ब्रांड्स हों, तमाम लोगों को वकीलों की जरूरत पड़ती है। और आपके लिए यहाँ पर एक वसी किस्म का स्कोप अवेलेबल है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वो ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर जो है ना आप टीचिंग साइड पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर जो है ना पढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो जॉब यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है वो विजिटिंग लेक्चरर की होती है। विजिटिंग लेक्चरर का क्या मतलब है कि आपको वीकली बेसिस पे 1-2 लेक्चर दे दिए जाएंगे या फिर 4-5 लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, आप साथ में प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करेंगे। आप फर्ज करें जो है ना आप एडिशनल सेशन जज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, साथ में यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहूँ, तो आपको यूनिवर्सिटी विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर रख लेगी। और उसके बाद अगर आप जो है ना लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी प्रॉपर जॉब्स ऑफर करती है, परमानेंट लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको BS 17 की लेक्चरर की जॉब ऑफर कर दी जाती है। अगर आप जो है ना एलिजिबल होते हैं रिटर्न या फिर इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद, जो भी रिक्वायरमेंट वो देते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है ना ऑप्शन अवेलेबल होती है कि अगर आपने LLM किया हुआ है, LLB के बाद LLM किया हुआ, अगर आप जो है ना एजुकेशन सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप LLB के बाद LLM का भी जो है ना अपना माइंडसेट बना के रखें। तो फॉर एन एग्जांपल आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना अपॉइंट हो जाते हैं BS 18 पे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप जो है ना प्रमोशन हासिल करते करते प्रोफेसर और फिर जो है ना डिपार्टमेंट के डीन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर में भी आपके लिए अच्छा खासा जो है ना वो स्कोप मौजूद है। मैं जिस तरह पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करूंगा कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा गैप है। लाइक अगर 7 या 8 लेक्चरर की जॉब्स किसी यूनिवर्सिटी ने ऑफर की हैं, तो जो एप्लीकेंट्स होंगे, आप इमेजिन करें वहां पर एप्लीकेंट्स कितने होंगे, 25 to 30। मतलब अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्राइटेरिया पे मीट कर रहे हैं, आपको लॉ आता है,
तो 30 में से 7 जॉब्स हैं, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखते हैं जो PPSC जॉब्स ऑफर करती है तो 100 जॉब्स हैं और उसके लिए एप्लीकेशन 500 आई हुई है, तो उस कंपटीशन से कदरे कम कंपटीशन है लॉ की फील्ड में, लेकिन पासिंग रेशियो बहुत ही कम है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं 405 एडिशनल सेशन जिसके कैंडिडेट में से सिर्फ 4 ही पास कर पाए, तो ये कंपटीशन शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन इस फील्ड में है। कंपटीशन किस बेसिस पे है कि अगर आपको काम आता है, अगर आप लॉ जानते हैं तो आपके लिए गैप भी कितना ज़्यादा है। 600 सीट्स हैं और एप्लीकेंसी आपके पास 405 है, तो सीट्स बची हुई हैं, मतलब आपने सिर्फ इसको पास करना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा गैप मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के हर एस्पेक्ट को कवर कर चुका हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, जो आप जानना चाह रहे हैं और इस वीडियो में मैं उसको मिस कर गया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करने में खुशी महसूस करूँगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।